नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, लोग आपको धोखा देते रहेंगे जब तक आप उन्हें मौका देते रहेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का टारगेट एलटीसीएन एनएसक्यूएफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बूस्टर के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो लेके आया हूं, जो थर्ड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो आईटीआई कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस थर्ड चैप्टर में जो टॉपिक हमारे हैं, वायर्स, ज्वाइंट्स, सोल्डरिंग और भूमिगत केबल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बारीकी से देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और आप इन क्वेश्चन को करने के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको करने में सक्षम होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। SWG से तार का आकार मापने का प्रयास क्या होता है? जो SWG होता है, इससे हम जो तार हमारे रहते हैं उसका जो रेंज रहता है 0 से 36 तक होता है। आइए हम थोड़ा इसको बारीकी से इस पर देखते हैं। देखिए, इस तरह हमारा वायर होता है, जो वायर के ऊपर पूरी कवर जो लगी रहती है इसे हम बोलते हैं केबल सॉकेट बोलते हैं। और जो आप देखते हैं घरों में जो वायर रहते हैं इस पर एक और कवर लगा रहता है जिसे वायर इंसुलेशन बोलते हैं। और जो छील देते हैं हम तार को, जो छीलते हैं, छील के फिर इसे इसमें कनेक्ट करते हैं जो हमारे अप्लाइंसेज हैं, स्विच बोर्ड हर एक जगह पे, तो इसे स्ट्रिप्ड वायर बोलते हैं। इसको मेज़र कैसे करेंगे? जो मेज़र होता है SWG, बस ये जो स्ट्रिप्ड वायर है इसी को मेज़र करता है। कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी रेंज देखिए, 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है 36 पे। इसका परास कितना हो गया? इसका परास हो गया 0 से 36। इतना ये रेंज मेज़र कर सकता है। ठीक है, जो जिस वायर को मेजर करना है इस वायर में इस खांचे में उसको हम रखते हैं, जिससे उसका क्या पता चलता है? हमें डायामीटर पता चलता है। डायामीटर, व्यास हमें पता चलता है इसके माध्यम से। तो आप पूछेंगे कि सर व्यास क्यों मेजर कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे घरों में आप देखते होंगे, अगर बल्ब जलाना है सिंपल तो पतला वायर आता है घरों में। अगर मोटर या मशीन चलानी है तो उसके लिए मोटे वायर आते हैं। वायर क्या करता है? उसकी धारण क्षमता, कितनी तरह वो करंट को धारण कर सकता है, कितनी तरह करंट को लेके आ सकता है, और जो लोड है, मोटर चलती है तो गर्म होकर ताकि जले ना, उन चीज़ों को देखते हुए हम जो हमारे वायर की मोटाई बदलती है जिस लोड के हिसाब से। अगर लोड ज़्यादा हो तो वायर हमारा मोटा होगा। और उस वायर की मोटाई मेज़र करने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसे स्टैंडर्ड गेज वायर बोलते हैं। इसमें हम इस वायर को ला के यहाँ पे इसमें डालेंगे तो हमें इसका डायमीटर पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं, एक चीज़ और गौर करिए, 0 पे इसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा है और जबकि 36 पे देखिए बहुत छोटा सा डायमीटर है, छोटा सा। तो ये कभी डाउटफुल मत रहिएगा कि जैसे जैसे इसकी नंबरिंग बढ़ती है स्टैंडर्ड वायर गेज की, उसका डायमीटर जो व्यास होता है वो मेजर करने का कम होता चला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस तार जो यहाँ पे जोड़ दिया हुआ तार का, इसका नाम पूछ रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक वायर मेन लाइन जा रही थी, जो मेन हम जो मैक्सिमम जॉइंट्स हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जॉइंट्स क्या होते हैं कि जो हाई टेंशन वायर जाते हैं पावर ट्रांसमिशन में, वहाँ पे इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वैसे भी घरों में अगर हम जो रस्सियाँ हमारी होती है, अगर रस्सी की तरह इस तरफ गांठ बांध देते हैं वायर में, तो क्या होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, प्रतिरोध की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रतिरोध बढ़ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि आग फायर वगैरह पकड़ने की संभावना बच जाती है। इसी वजह से हम जैसे रस्सी को बांधते हैं उस तरह ना बांध करके हम सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे सोल्डर कर देते हैं ताकि कम कॉन्टैक्ट एरिया रहे और रेजिस्टेंस कम रहे, ताकि हीट कम जनरेट होगी, आग लगने की संभावनाएं घट जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम उसमें गांठें बांधते हैं, नॉट इसे गांठ बोलते हैं। तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसे हम बोलते हैं नॉटेड टैप जॉइंट बोलते हैं, इसे नॉटेड टैप जोड़ बोलते हैं। और बाकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाले मैंने वही बताया कि जो सामने सामने वाले होते हैं मेन वायर बोलते हैं, और ये ब्रांच वायर यहाँ से निकल रहा है, ये नॉटेड जॉइंट का दिखाया हमने यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एरियल लैप जॉइंट है। एरियल लैप जॉइंट देखिए, एक मेन वायर जा रही थी इस तरह, इसमें से हमें कोई दूसरी वायर निकाल के कहीं और दूसरी दिशा में सब एरिया में ले जाना है, छोटे से क्षेत्र में ले जाना है, तो हम इस तरह गांठ बांध के करते हैं। जैसे गांव में हम लोग क्या करते हैं, कटिया मार देते हैं, इस तरह पहले के ज़माने में लोग मार देते, कटिया मार के वायर खींच लेते थे। तो यहाँ पे क्या था, स्पार्क होता है, कभी यहाँ पे कटने जलने का डर बना रहता था पहले। और लेकिन अब देखेंगे हर एक जगह पोल के पास में ऐसे लपेट के ही आपके घरों में सप्लाई दी जाती है। इसे इसे एरियल टैप जॉइंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड।
थर्ड है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट में क्या होता है कि एक ही जगह से दो वायर, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुए दो वायर एक दूसरे को लपेटना शुरू किया हमने, यहाँ पे आए एक इंड पे आए, फिर यहाँ से हमने क्या किया एक सप्लाई इधर दे दी एक सप्लाई इधर दी, सब मेजर से सब हमने दो दिया, इसे हम डुप्लेक्स बोलते हैं। और थर्ड और आखिरी है फोर्थ है यहाँ पे डबल क्रॉस टैप जॉइंट। डबल क्रॉस टैप जॉइंट में क्या होता है कि मेन दो सप्लाई जा रही होती हैं और इस कोने से हम लपेटना शुरू करते हैं गांठ को, जोड़ को, यहाँ से एक सप्लाई निकाल देते हैं और एक यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि बीच बीच से निकलता है, इससे पहले डुप्लेक्स क्रॉस में यहाँ कॉर्नर से दोनों निकल रहे थे सप्लाई, सब सप्लाई। आपको समझ आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the part marked as X in the under cable ground? देखिए केबल क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम घरों में केबल ले आते हैं, ऊपर ऊपर से ले आते हैं, उसकी कवरिंग अलग होती है। अगर ये अंडरग्राउंड केबल होगी तो उसकी कवरिंग अलग होगी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहता है, वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर के कंटेक्ट में रहेगा, जंग लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो करंट उतरने की, अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो करंट उतरने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी केबल ग्राउंड में डाल दो और घर में करंट लेके आ जाओ, नहीं है, उसके लिए अलग केबल आती है, अब उसको हमें मार्केट से परचेस करना पड़ता है। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक्स यहाँ पे है, ये जो एक्स है क्या है, इसको पूछ रहा है। चलिए और इसे मैं जूम इन करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। इस एक्स की बात कर रहा था, ए वाला है एक्स ना, वहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ था, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा था। इसे हम आर्मरिंग बोलते हैं, आर्मरिंग। बाकी जितने भी पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। देखिए जैसे कि दिया बेडिंग क्या होता है, बेडिंग ये वाला पोर्शन होता है, दे देगा कि बेडिंग क्या होगा। और जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बेडिंग पूछा था, ये आर्मरिंग में बेडिंग पूछा हुआ था, ये नहीं, ये बेडिंग पूछा था, बेडिंग क्योंकि नीचे ही था ना, ये वाला पोर्शन पूछा था बेडिंग, इसे बेडिंग बोलते हैं। आर्मरिंग ऊपर वाले पार्ट पे, इसको आर्मरिंग बोल देते हैं, इसे सर्विंग बोल देते हैं, इसे लेड सीट बोल देते हैं, ये वाले पोर्शन जो ऊपर रहता है, इसे पेपर इंसुलेशन, पेपर लपेटा गया यहाँ पे। और एक कंडक्टर जो खुला हुआ तार होता है वो होता है इसके अंदर में, कितना सेफ है, कितने लेयर के अंदर है, इसी वजह से ये अलग तरह की केबल होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एक्सपीएल? एक्सपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। ठीक है, इसे क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन बोलते हैं। देखिए इसे क्रॉस होता है, इसे हम क्रॉस बोलते हैं, इसे लिंक हो जाएगा, इसे पॉली हो जाएगा, इसे इथाइलिन हो जाएगा। याद रखिएगा, आते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द कॉपर? वैसे कॉपर किस लिए पूछा है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है कॉपर की, इस वजह से कॉपर को यहाँ पूछा हुआ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29 होता है। अगर हम इस तरह डिवाइड करें 2 8 8, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कितने होंगे 18, फिर 18 11 29 हो जाएगा। बाकी फिर मैं इसको भी सब ब्रेक कर देता हूँ, 2 8 1, तो आखिरी में कितनी वैलेंसी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और कभी कभार क्या करता है, स्पेशल कंडीशन में अपनी वैलेंसी +1 भी दिखाता है और कभी कभार +2 दिखाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम अपने इलेक्ट्रिकल में +1 ही लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात चलिए, जैसे ओम होता है, इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है। किलो ओम को हम के ओम डिनोट करते हैं इस तरह, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ओम, काफ़ी ज़्यादा होती है। मिली ओम छोटा सा m बनाते हैं, ओम लिखते हैं इस तरह, इसकी पावर होती है 10⁻³ ओम। जबकि मेगा ओम को कैपिटल एम लिखते हैं, और ओम लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 ओम। तो सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू हो रही है। तो जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन का मतलब ये होगा कि जैसे हम प्लायर वगैरह यूज़ करते हैं तो करंट उसमें नहीं आते। इंसुलेशन जो करंट को अपने अंदर प्रवाह होने से रोके, जिसके अंदर जितनी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा उसे रोक पाएगा करंट को अपने अंदर बहने से। तो यही कंडीशन होती है, तो यहाँ पे आंसर मेगा ओम आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ एक्स? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे एक्स के इंगित भाग का पूछा था, इसे लेड सीट बोलते हैं, मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेड सीट बोलते हैं। इसे सर्विंग बोलते हैं, इसे बेडिंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आर्मरिंग बोलते हैं। और सारे हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? इस जोड़ का नाम क्या नाम है? इस तरह जॉइंट दिया, इस नाम, इस जॉइंट का नाम पूछ रहे हैं। मैरिज जॉइंट बोलते हैं, जिस शादी नहीं हो जाती है लोगों की तो तगड़ी गांठ बांधते हैं, तो वैसी यहाँ पे गांठ इसे बोलते हैं, मैरिज जोड़ बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए कितना परफेक्ट है, टूट नहीं सकता,
ऐसा होता है। बाकी स्कफल क्या होता है, दो वायर इस तरह कट कट रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि आपस में इस तरह इसके ऊपर से अगर वायर लपेट देंगे तो इसे स्कफल जॉइंट बोलते हैं। और ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गई, साउथ मतलब जो फॉरेन वाले होते हैं वेस्टर्न, उनकी शादी की कहानी ऐसे ही जोड़ रहती है, कभी भी खुल सकती है। तो ये ऐसी जोड़ होती है, इसे याद कर सकते हैं। चलिए, हमने वेस्टर्न यूनियन जॉइंट देख लिया। और नेक्स्ट आ गया यहाँ पे ब्रिटानिया टी जॉइंट। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि कोई मेन वायर जा रही है, लाइन जा रही है, उसमें से हम यहाँ पे इस तरह से कुछ सब निकाल लेंगे, जैसे कि जैसे डायरेक्ट टच इस तरह इसके हेल्प से हम उसे कांटेक्ट में लाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न ना हो, आग लगने की वहाँ प्रोबेबिलिटी न बढ़े, क्योंकि बहुत पावरफुल लाइट रहती है इस वजह से। नेम ऑफ द मार्क एक्स पे जो मार्क किया गया उसका नेम क्या है यहाँ पे, कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है, इस तरह दिया हुआ है। इसको इसका नाम पूछ रहा है, जो ये वाला पोर्शन है। आइए और जूम करता हूँ इसे। ये पूछ रहा था, इसे लेट सीट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेट सीट बोलते हैं। बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इसे बोलते हैं बेल्ट, पेपर बेल्ट बोलते हैं, इसे जूट फीलिंग बोलते हैं, इसे पेपर सीट बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बारीकी से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको ओपन फॉर्म में अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इस तरह था केवल यहाँ से वायर निकला था। अब उसी का फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज़ वहाँ भी पेपर बेल्ट आया था, लेट सीट आया था, आप देखे होंगे पेपर सीट आई थी, आर्मरिंग आई, सब चीज़ें वहीं पे आई है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो वही सब चीज़ें हैं, लेकिन इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है। चलिए दोस्तों मैं कहते हैं, what does the number of what does the number 1.40 represent if the standard conductor is designed as 7 by 1.40? यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 क्या दर्शाता है। जो 7 दोस्तों होता है ASWG, अभी मैंने पढ़ाया था, SWG का नंबर होता है, और जो इसके बाद वाला दिया रहता है वो डायमीटर शो करता है, जो मेजर करते हैं। तो क्या हो गया, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वैसे जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 35 महो ओम। इसे महो बोलते हैं, इसे महो बोलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, महो बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। What is the rating factor of the cable provided with कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? कोरस सेक्शन के क्या होता है, मतलब कि मिनिमम करंट कितना झेल सकता है। वैसे अधिक अधिक अतिरेक से लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होगा, लेकिन जब कोरस रहता है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में यही फायदा होता है। जब कोरस रहता है तो मान लीजिए आपका 10 एम्पियर की क्षमता है केबल को करंट धारण करने की, तो कोरस की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम कितना करंट झेल सकता है। जैसे कि कभी आप देखते होंगे, कभी करंट कम आता है तो हमारा मोटर फूक जाता है, उसकी वजह क्या होती है, उस कोरस एक्सेस करंट को एग्जिट कर जाता है, एक्सेस कर जाता है। कोरस एक्सेस करंट होता है क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम पूरे एम्पियर में 0.81 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 एम्पियर में करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 8.1 एम्पियर। अगर 8.1 एम्पियर आ रही है उस केबल से, तो केबल क्या होगी, दब जाएगी, फूक जाएगी। मिनिमम इतना करंट वो झेल सकती है। और मैक्सिमम की बात चलेगी तो उसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्लोज एक्सेस करंट। उसमें वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई होती है, 1.23 इंटू 10 हो जाएगा, एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पे। तो 12.3 एम्पियर वो केवल मैक्सिमम करंट झेल सकती है। तो ये रेंज होता है, समझ गए ना, आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 0.81 कोरस वाला। What is the size of the neutral conductor compared to phase conductor in UG केबल? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, इसका क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो हमारा न्यूट्रल आता है आप देखते होंगे, जैसे कि आपके गांव घरों में इस तरह वायर जाता है, जो मेन फेज रहता है थोड़ा मोटा होता है और जो न्यूट्रल रहता है वो पतला रहता है। उसकी साइज रखनी चाहिए हमें हाफ साइज ऑफ द फेस एंगल। फेस कंडक्टर, जो फेस कंडक्टर आ रहा है, जो फेस चालक आ रहा है, उसकी आधा, उसकी जो डायमीटर आधा होना चाहिए। और हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ दो, भूमिगत केबल में उदासीन चालक आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। जो भूमिगत के आप केबल की बात चल रही है, ये ऊपर में भी यही होता है अमूमन, और भूमिगत केबल में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेन होता है वो उस ज़्यादा मोटा होता है, और जो न्यूट्रल आता है उसका आधा पतला रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम देखें, प्लायर की तरह लग रहा है लेकिन इसका नाम जो होता है इसे क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। जो आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें पैच कॉर्ड वगैरह लगते हैं नीचे, उसको क्रिम्प करते हैं, उसमें वायर को जोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप देखे ही होंगे। बाकी आप जब कभी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कभी खासकर वायरिंग वगैरह हो रही होगी आपके लैब वगैरह में, या फिर आप करवा रहे होंगे तो यहाँ पे वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका होती है इकाई जो होती है हमारी वो कूलाम होती है। कूलाम कूलाम होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और एक और होती है, और एम्पियर हावर। क्या बोलते हैं? एम्पियर हावर। एम्पियर हावर बोलते हैं। अगर ये एनर्जी रहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, एनर्जी रहता है, ई के बारे में पूछता है तो ई की एक जूल होती है जो आप जानते हैं, दूसरा होती है किलो वाट हावर, जो हमारी यूनिट आती है जब हमें जो हमें घर में बिल आती है उसको बोलते हैं, इसे एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। इसको मैं और बारीकी से डिटेल में बताऊंगा आपको। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम कंडक्टर चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? जब हमें एल्युमिनियम से जो रिलेटेड धातु है उसको जो सोल्डर करना पड़ता है वहाँ पे कर्ल लाइट यूज़ करते हैं। ये याद रखने वाली बात है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पिघली हुई सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई सोल्डर है इस तरह और वो पिघला हुआ है, बार बार आप उसे सोल्डरिंग आयरन से पिघला रहे हैं तो उसमें क्या होता है? टिन कंटेंट रिड्यूस होता है, टिन का भाग कम हो जाता है। इससे क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मजबूती कम हो जाएगी और कमज़ोर जोड़ हमें मिलेगा उसके बाद। इसलिए क्या करते हैं? सोल्डरिंग आयरन वायर लीजिए, उसके एक बार सोल्डरिंग आयरन पे चिपकाइए, उसके बाद डायरेक्टली सोल्डर कर दीजिए। बार बार अगर आप उसे गर्म करते रहेंगे तो उसकी जो है कि मजबूती कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen to PVC insulation in cable carries excess current continuously for a long period? केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? मतलब कि जो हम घरों में आप देखते होंगे, जैसे कि PVC केबल का मतलब हो गया जैसे हमारा चार्जर, मोबाइल चार्जर जिसकी केबल होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक लगा कर रखते हैं कंटिन्यू 2-3 दिन तक, तो उसकी जो होती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कुचालक प्रतिरोध डिक्रीज करता है, घटता है। ये ऑप्शन सही होगा, डी। विच मेथड ऑफ केबल लाइन इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया? केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? जहाँ पे जगह कम है, बिल्कुल गली गुच्चे में, वहाँ पे जो हमारा मेथड यूज़ होता है उसे डक्ट पाइप बोलते हैं। डक्ट पाइप याद रखिएगा। बाकी जो ये रैक वाला है जहाँ पावर जनरेशन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती है, राउंड बिल्डिंग्स, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और कहीं पे मान लीजिए कोई हाईवे वगैरह निकल रहा है और उसके साइड साइड में आप देखते होंगे ग्राउंड में डायरेक्ट केबल चलती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क? जो अंडर ग्राउंड केबल है उसका जो पार्ट मार्क उसको बता रहा है क्या है? इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं लेट सीट बोलते हैं। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। बाकी भी इनके नेम होते हैं, जैसे लेट सीट हो गया, आर्मरिंग हो गया, सर्विंग हो गया, बेडिंग हो गया। बेडिंग क्या करता है कि जिसमें कोरोजन है उसको अवॉइड करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगने देता वायर में। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा जो एक्स पूछा था, लेट सी। What is the name? What is the fault of UG cable identified in the circuit? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? जो ये दिया हुआ है इसमें कौन से दोष है हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए क्या है कि केबल जा रही थी और यहाँ पे अंडरग्राउंड हो गई, यहाँ पे मतलब कि ग्राउंड में वो कांटेक्ट में आ गई है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्किट याद रखिएगा इसे। Which part of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को झरण से बचाता है? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बेडिंग होता है। बेडिंग जो कि उसमें जंग नहीं लगा देता है, जंग से केबल को बचाता है। Why the soldering iron must be kept into the stand that not in use while soldering? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने की समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है? इसका वजह ये होती है कि अगर हम इसे स्टैंड में रखते हैं, इससे क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो
जलने से बचते हैं और दूसरा आग भी लगने की संभावना बनी। अगर आप लकड़ी का वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म अगर उस पर आप रख रहे हैं तो गर्म रहता ही है, यहाँ पे आग लग सकती है और आप जल भी सकते हैं। अगर इस तरह आप यूज़ करेंगे तो आग से भी बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? एक स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बस ये ना एक बार पढ़ा होना चाहिए, 2-3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इसे बोलते हैं रैट टेल जॉइंट, रैट टेल जोड़ बोलते हैं, जो कि जंक्शन बॉक्स में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटेनिया टी जॉइंट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह जॉइंट रहता है, अगर हम यहाँ से इस तरह कुछ करके निकाल देते हैं मेन वायर से, अगर हम यहाँ पे एक सब पार्ट यहाँ से ले लेते हैं तो उसे हम ब्रिटानिया बोलते हैं। क्या करता है? सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, मतलब सब स्टेशन पे या सब लाइन हम निकालते हैं जो मेन लाइन से, उसे ब्रिटानिया टी बोलते हैं। विच टाइप सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें ये होती है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? सर्विसिंग और रिपेयरिंग के समय। व्हाट इज द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड? डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डिप सोल्डरिंग मेथड में जो होता है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और पीसीबी इस तरह होती है, उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे कंपोनेंट ऊपर इस तरह लगे रहते हैं, और कहीं पे छोटे से भाग में यहाँ पे अगर सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पे जो स्पेशल टाइप की सोल्डरिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं, डिप वाली। डिप यहाँ पे लाके सोल्डर कर दिया हमने कंपोनेंट का, इस तरह से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, which insulating material is used as hot pouring component for making joints in underground cable? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? कुल मिला के जो हमारे जो ज़मीन में जाती है केबल, उसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर है तो उसमें मॉइस्चर आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को बचाने के लिए जब हम बनाते हैं, जो केबल बनाते हैं उसमें बिटुमिनस कंपोनेंट डाल देते हैं जो कि उसे हॉट रखता है। कुल मिला के इस कम शब्द में समझा जाए तो ये जो है ना कि सीलन से बचाता है, कम शब्द में याद हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ केबल? केबल भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है? जो बेडिंग उसमें लगाते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि ये जो है कि प्रोटेक्ट द मेटालिक सीट अगेंस्ट झरण, धात्विक कवच को झरण से बचाता है, कुल मिला जंग लगने से बचाता है। अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले डायरेक्ट पूछ दिया था क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन घुमा के पूछा हुआ है, इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड? अगर मान लिया अंडरग्राउंड केबल जा रही है, अब कहीं से ब्रेक है, उसको पता करना है, तो कौन से टेस्ट करते हैं? ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, अभी इसे लूप टेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या होता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ वहाँ पे, जो इस तरह का टूल होता है इसे क्रिम्पिक बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो हमारी केबलिंग होती हैं, जो पैच कॉर्ड वगैरह लगते हैं आपके कंप्यूटर के पीछे जहाँ से आपको इंटरनेट मिलता है, वहाँ पे जो वायर 6-8 वायर होते हैं उनको इसके अंदर एक प्लास्टिक का इस तरह होता है, उसके अंदर क्रिम्प करते हैं, उसको जोड़ने के लिए इस पर हम वायर्स को इंसर्ट करके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसे पंच करते हैं तो ये आपस में इंटरनली जुड़ जाते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, आप लैब में यूज़ भी किए होंगे या फिर कहीं पे अगर आपको अवसर मिलता है, जैसे कि वायरिंग करते हैं आप, तो वायरिंग में अगर अवसर मिलता है तब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वहाँ पे आप टेक्नीशियन रहेगा पंच इसी हिसाब से करता है, कलर कोडिंग यूज़ करेगा, उसके बाद फिर जो पैच रहता है छोटा सा उसमें उस वायर्स को डालेगा, उसके बाद फिर उस पर पंच कर देता है। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आपके जो टोकन वगैरह देते हैं पंच कर देते हैं, या फिर आप स्टेपलर यूज़ करते थे बचपन में, या फिर मोहर यूज़ करते हैं, जस्ट उसी तरह की पंचिंग होती है जिससे आपके वायर्स जुड़ जाते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? उच्च तन्यता हेतु सिरोपरि लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? जो हाई टेंशन वायर्स जाते हैं उनको जैसे हाई टेंसाइल बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, वहाँ पे किस तरह के जोड़ का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़, ध्यान रखिएगा।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये माइक्रोमीटर दिया हुआ तो सभी लोग जानते हैं। इसकी जो रेंज होती है आपको बता दो, ये मिलीमीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है। इसे डबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 0 1 2 3 4 4 दिया हुआ है, 4 तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली पॉइंट होते हैं 5 10 और जो नीचे दिया हुआ है 0 10 15 इस तरह दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू होती है पॉइंट में आती है, 4.5 आ जाएगा। और बाकी हल्का सा उधर ऊपर की तरफ है, जब आप जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे और एक 5 आ जाएगा। इस हिसाब से 4.55 आ जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बिल्कुल बारीक चीज़ें होती है, जैसे वायर है, बहुत बारीक वायर यूज़ करना है, उन समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी, थोड़ा भी मतलब कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों ने देखते हैं, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आप देखे होंगे जब आपकी गाड़ी वगैरह रिपेयर करवाने एक बड़ा सा सोल्डरिंग मशीन लिए रहते हैं, उसमें से आग इस तरह निकल रही होती है, उससे क्या कहते हैं, बॉडी जो कार हमारी रहती है उसके बॉडी को वो रिपेयर करते हैं। जो क्योंकि हेवी काफ़ी चीज़ें, ट्रक कार, तो जो ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे नॉर्मल वायर वाला जो हम घरों में तार को जोड़ने के लिए छोटा सा सोल्डर होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन जो आप ग्रिल वाला जब आता है आप देखते हैं घरों में, उसके बाद दूसरा शोल्डर होता है, थोड़ा बड़ा शोल्डर होता है। शोल्डर क्या, जो शोल्डरिंग गन होती है बड़ी उसके पास होती है। वैसे ही जब आप ट्रक और रिपेयरिंग वाली मशीन पे जाएंगे, वर्कशॉप पे जाएंगे, तो आप बड़े बड़े हैवी होते हैं। आप अगर इंडस्ट्रीज से आते हैं, जैसे कि रेलवेज़ में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फिर एनटीपीसी वगैरह में देखते हो, वहाँ पे आपको और भी बड़े बड़े सोल्डरिंग जो गन होंगी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्ट को जोड़ना रहता है वहाँ पे, हेवी मेटल्स को जोड़ना रहता है, तो वहाँ पे हेवी सोल्डरिंग गन दिखेंगे आपको। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? इसका मतलब गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? मोर फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अब गुथा हुआ आटा होता है, आप उसे, सिंपल सी बात है, गुथे हुए आटे से आप बढ़िया से प्रॉपर गूथा तो बहुत गोल गोल रोटी बना पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जबकि वही सॉलिड जब कड़ा रहेगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, ढंग की रोटियाँ नहीं बनेंगी। तो मेरा समझाने का मतलब समझ में आ गया आपको कि जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, जिसे गुथे हुए बोलते हैं चालक, मतलब मसला हुआ तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीली जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसमें। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कीचड़ में है, नॉर्मल कीचड़ है आपका, तो उसमें आप फंस जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन 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 यही आपका प्लेन है तो वहाँ पर आप तेज़ी से भाग सकते हो, वही सब चीज़ें होती हैं। आप बस यही वाला एग्जांपल याद रखिए, गूथे हुए आटा को आप आराम से रोटी बना सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, what is the current capacity of the 16 ampere cable if it is protected by chorus access current protection? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचालित होती है? मतलब 16 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसे कोरस बोल दे, तो कोरस के लिए मैंने बताया था कि जो मिनिमम कितना करंट जाएगी, 0.8 जाएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 13 एम्पियर आएगी। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा रफ कॉपी पे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बिजली की मात्रा के लिए क्या इकाई है? तो इसकी जो होती है कुलाम होती है, कुछ इस तरह से होती है। इसकी दो होती हैं, तो कुलाम होती है और दूसरी होती है हमारी एम्पियर आवर। आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हमारी किसकी हो गई, यूनिट हो गई हमारी। बाकी अगर आपकी एनर्जी रहेगी, क्वांटिटी हो गई, मात्रा क्वांटिटी हो गई। बाकी अगर आपकी एनर्जी के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो एनर्जी दो फॉर्म में यहाँ पे देखी जाती है, एक तो जूल होती है, दूसरी होती है किलो वाट आवर, जिसे यूनिट बोलते हैं, जो घरे में हमारे बिल आती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन चीज़ों सब रूबरू होंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम इसकी वैल्यू होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग मेथड विधि का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे गन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेटल है, उसको ये सोल्डर कर रहे हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोल्डरिंग गन।
सिंपल सी बात है, गन दिख रही है आपको, तो इसे सीधे सीधे बोल देंगे सोल्डरिंग गन, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं लैब्स वगैरह में। व्हाट इज व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं। विद्युत वाहक बल याद करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ईएमएफ याद रखिएगा, ईएमएफ जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप। विभवांतर और वोल्टेज पाथ को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो उससे ईएमएफ आता है, ये याद करने वाली है। बाकी आपको एक दिक्कत होगी सर, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है? देखिए इसमें अंतर यही होता है कि अगर आपका रजिस्टर इस तरह है, प्रतिरोध है, इसमें से आपकी धारा जा रही है, मान लीजिए आपका 5 ओम का दिया हुआ है, आपकी धारा 2 एम्पियर आ रही है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? एक जाएगा अपने अक्रॉस से। जैसे आप सिंपल सी बात है, जैसे कि आप टोल पे जाते हैं, टोल से गुजरते हैं तो क्या पेमेंट करनी पड़ती है आपको। छोटी गाड़ियाँ हैं तो 50 रुपये देने पड़ता है, ट्रक है तो 200-250, बस की और भी लगते हैं 250-300। तो जितनी बड़ी आपकी गाड़ी रहती है उस हिसाब से वहाँ पे आपको टोल पे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक टोल लेता है, एक तरह से आप ध्यान रखिए। अगर 2 एम्पियर आ रहा है, 5 ओम से गुजर रहा है, तो यहाँ 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब 10 रुपये आपको जमा करने हैं, तब आगे आपकी गाड़ी आएगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह याद करिएगा, इसे तो वोल्टेज ड्रॉप बोलती है। उसके बाद जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि कुछ इस तरह बैटरी आपकी, ये बैटरी है, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे ओवरऑल 10 वोल्ट आता है। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का। आपको याद समझ आ गया। इसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारी एक बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लीजिए, यहाँ पॉजिटिव लीजिए, 10 वोल्ट की है। तो जो इस पॉइंट और पॉइंट में से ए मान लीजिए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट, याद रखिएगा। What is the current rating factor for close access current protection of cable? केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, क्लोज एक्सेस बोल रहा है। क्लोज एक्सेस में क्या करते हैं, मैंने बताया था कि लेट आपका 10 एम्पियर धारा जो केबल ले जा सकती है, धारण क्षमता उसकी है, तो जो हमारी कोरस होती है, कोरस जो होती है मतलब मिनिमम, कोरस मतलब मिनिमम जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0.8 से मल्टीप्लाई, 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो धारा की कैपेसिटी होती है केबल की, तो यहाँ से आ जाएगी 8.1 एम्पियर। ये लोअर करंट झेल सकता है। उसके बाद अगर आपकी मैक्सिमम देखनी हो तो इसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। क्लोज एक्सेस में क्या होता है, मैक्सिमम कितनी करंट ले जा सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 0.23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो धारा कैपेसिटी है केबल की, तो यहाँ से आपके 1.23 एम्पियर निकल के बाहर आ जाता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चे डाउट करते हैं क्लोज का मतलब ये वाला मार्क निकल जाए, लेकिन गलत है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड है इसका। ऑप्शन सी होगा सही, ऑप्शन सी 1.23 होगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के मेथड से समझा दिया, आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया है। अगर टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में आके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर? ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? मतलब सॉलिड मैंने बताया था, जैसे कि एक सॉलिड इस तरह है, आयरन है और एक आयरन पिसा हुआ है, आयरन पीस दिया हमने, तो इसमें क्या होता है कि जब सॉलिड रहता है इसमें चालकता सही नहीं रहती, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बहुत इस तरह से होता है, करंट एक दूसरे से और बधे हुए थे, जबकि इसमें क्या मतलब अलग अलग रहता है, ईजिली फैल जाते हैं इसके अंदर करंट। तो क्या होता है, ये ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कम फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, गुथे हुए से कम फ्लेक्सिबल होता है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम लचीलापन इसके अंदर होता है। ठोस चालक आप समझ गए होंगे। इसका एक पार्ट मैंने पहले करा चुका हूँ, इसी सेशन में करवाया हूँ, वहाँ भी इसे बारीकी से देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? एक सोल्डरिंग विधि दी है, आप देखेंगे लैब में आपने देखा होगा, या फिर अगर जो ITI कर रहे होंगे देखेंगे किसी तरह सोल्डर रहता है, उसमें उनकी मशीन रहती है, उसमें क्या करते हैं हम कि टेम्परेचर पहले ही सेट कर देते हैं कि जी हमें इतना टेम्परेचर तक सोल्डरिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हम तो हाथ से छू के देख नहीं सकते कितना गर्म हो चुका है। जस्ट जो फ्लक्स रहता है उस पर एक बार टच करते हैं तो धुआं निकलता है, तो हमें समझ में आता है गर्म हो गया है। लेकिन अगर आप इस मशीन का यूज़ करते हैं तो आपको टेम्परेचर दिए कितना ये हॉट है, तो इसे जलने वलने से बच सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे मेटल्स को कर रहे हैं जिसकी गलनांक कम है,
क्योंकि हर एक मेटल की अलग अलग गलनांक बिंदु होती है, जैसे कि एल्युमिनियम की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। तो जिसकी जितनी पिघलने की क्षमता जितनी होगी, जितना टेम्परेचर झेल रहा होता है, उसी हिसाब से सेट करेंगे, यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। जितना आप टेम्परेचर फिक्स कर देंगे उतना ही रहेगा। लेकिन नॉर्मली जो हम घर पे यूज़ करते हैं, छोटा वाला जो रहता है हैंडी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज़ करते हैं, उसमें आप लगा कर वो गर्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा। कभी कभी तो खुद को पिघल जाता है अंदर से वायर के। नहीं तो फिर क्या करता है, अगर कहीं पे आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, एक्सेस हीट की वजह से जो कंपोनेंट होता है वही पिघल जाता है। ये वाला सबसे बेस्ट होता है। इसे बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोस्त का क्या, सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं इनसफिशियंट हीटिंग बोलते हैं, अपर्याप्त ऊष्मन बोलते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि आप सिंपल देखिए, जैसे सर्दियों में हम आग जलाते हैं, आग जल रही होती है और हम यहाँ बैठ के आग को सेक रहे होते हैं, आते हैं यहाँ पे तो चार लोग बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं। आप देखते हो उस गर्मियों में जो लकड़ी हम जलाए रहते हैं या फिर कोयला जलाते हैं, पूरा नहीं जलता, थोड़ा सा रह जाता है। क्या इफेक्ट होता है, कूल्ड इफेक्ट होता है, ठंडा हो जाता है, उसमें पूरा मिलती नहीं है। क्योंकि आग जलने के लिए क्या में होती है कि हीट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन हीट अवेलेबल नहीं, ठंडक की वजह से तो आग बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, अगर ठंडा हो गया, तो जब देखते होंगे कि अगर ठंडा हो जाता है अचानक से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफेक्ट रह जाता है, गैप बना रह जाता है, पूरा पिघल के अंदर तक जाता नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इसे इनसफिशिएंट हीटिंग बोलते हैं। What happened to the voltmeter if it is connected as an ammeter? क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? इसमें क्या होता है, इसकी रीडिंग लो आती है, कम पाठ्यांक आता है। कैसे देखिए, जो हमारा अमीटर होता है, अगर कोई किसी सर्किट में आपको करंट धारा पता करनी है, तो आप क्या करते हैं, अमीटर को सीरीज में जोड़ देते हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्किट में हमें धारा पता चल जाती है, धारा को मेजर करते हैं। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसका हमें निकालना रहता है। जबकि इसमें वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हम इसमें पैरेलल में इसके जो समांतर क्रम में जोड़ के हम इसमें इसका पोटेंशियल निकालते हैं, विभव निकालते हैं। बैटरी यहाँ पे लगा दिया आपने, यहाँ पे आर लगा दिया, तो दोनों का कार्य श्रेणी अलग है। ये वोल्टेज मेजर करता है, करंट मेजर करता है, तो इसी वजह से जो जो रीडिंग हमारी आएगी बहुत कम आती है, लो आती है, ध्यान रखिएगा। विच इज एग्जाम्पल फॉर कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? जो हमारी कोरस अतिरिक्त एक्सेस धारा होती है, उसमें रिवायरेबल टाइप का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। जो पुराने ज़माने में देखते होंगे, जो एक छोटा सा रहता था, उसमें वायर इस तरह जोड़ते थे, पिघल जाता था, कोई बात होती थी। तो ये कोरस क्या होता है, 0.8 जो लो करंट आती थी उस समय की बातें चल रही हैं। अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, MCV MCCV काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये पुराने वाले के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन? जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं, आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी तार से आते हैं, वो क्या होते हैं कि बेयर कंडक्टर्स होते हैं, खुले होते हैं, नंगे तार बोलते हैं, क्योंकि इतना लंबा जाता है, अगर आप कोटिंग करेंगे तो पिघल जाएगा, हाई पावर उसके साथ ट्रांसफर करनी रहती है। तो हमारा क्या होता है, बेयर कंडक्टर होता है, मतलब खुला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप थम्स अप करेंगे, तो मुझे समझ में आया कि आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं। अपने दोस्तों से शेयर करिएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। अगर वीडियोस को आपको जैसे मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कोई आपको सुझाव देना है या कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।